हेलो दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए प्लेटफॉर्म द आर्टिस्ट अड्डा पर। और जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ आर्ट से रिलेटेड लगभग 150 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, जिनको हम वन बाय वन करके बहुत ही सरलता और बहुत ही गहनता के साथ इजी वे में हम इसको समझेंगे, जो कि आने वाले समय में वनडे एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स या कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन करके प्रश्नों को समझते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न दिया हुआ है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली होगी? तो इसमें जो है 6 भी राइट आंसर है। 6 भी जो है पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली होगी। और सबसे कम अगर इसमें हम बात करें तो जो 2H है, 2H उस ये इससे अगर बनाई जाएगी कोई भी लाइन, तो सबसे ही लाइट वे में जलेगी। तैल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज सबसे उपयुक्त होता है? तो ऑयल स्केचिंग पेपर जो है वो सबसे उपयुक्त माना जाता है। निम्न में द्वितीयक रंग कौन सा है? तो द्वितीयक रंग इसमें बैंगनी है। द्वितीयक रंग वो सेकेंडरी कलर वो होते हैं जो प्राइमरी कलर को मिक्स करके बनाए जाते हैं। इसमें जो रेड, ब्लू और येलो ये दिया हुआ है, ये तीनों जो कलर दिए हुए हैं ये प्राइमरी कलर हैं, प्राथमिक रंग है। द्वितीयक रंग इसमें बैंगनी है। अनुदृश्य या पर्सपेक्टिव किस अनुभूति का बोध कराता है? तो जो है दूरस्थ या निकटस्थ का बोध। रेखा क्या है? तो रेखा जो है वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इसका एक कोड वर्ड भी है, आप लोग याद कर लीजिएगा, विबिक्योर। वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। हरा रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है? हरा रंग नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। चारकोल क्या है? तो चारकोल जो है वो ग्रेफाइट है। लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए ताकि वह नारंगी हो जाए? जाहिर सी बात है, पीला रंग मिलाया जाए और वह ऑरेंज कलर बन जाएगा। ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग कितने होते हैं? ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार जो है मुख्य रंग 4 माने गए हैं। 4 मुख्य रंग कौन से माने गए हैं? एक तो रेड है, ब्लू है, येलो है और ग्रीन है। RBYG, ये 4 मुख्य रंग ओस्टवाल्ड ने बताए हैं। ये जर्मन वैज्ञानिक थे और 1953 में इनका जन्म हुआ था। 1990 में इनको नोबेल भी मिला था ओस्टवाल्ड को। इनका पूरा नाम था विल्हेम फ्रेडरिक ओस्टवाल्ड। जर्मन वैज्ञानिक थे, रसायनविद थे और रंग सिद्धकार थे। इन्होंने क्या है ना, ओस्टवाल्ड कलर थियरी, ओस्टवाल्ड कलर थियरी इन्होंने, ओस्टवाल्ड कलर थियरी इन्होंने दी है, जिसमें इन्होंने 4 कलर्स बताए हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये रेड, ब्लू, येलो और ग्रीन। अगला प्रश्न है हमारा, किस नंबर के ब्रश से बारीक लाइन बनाते हैं? तो इसमें सबसे कम नंबर का ब्रश एक नंबर दिया हुआ है। कला शब्द किस भाषा का शब्द है? कला शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, जो संस्कृत भाषा के कल धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ ही होता है करना या सीखना। आर्ट शब्द किस भाषा का शब्द है? तो आर्ट शब्द लैटिन भाषा का शब्द है और यह लैटिन भाषा के आर्स शब्द से मिलकर बना हुआ है। निम्न में से कौन सा रंग उदासीन होता है? तो निम्न में से रंग उदासीन जो है वो काला है। काला रंग उदासीन होता है। उदासीन रंग वे रंग होते हैं जो न गर्म होते हैं न ठंडे होते हैं, संतुलित रंग होते हैं, वो उदासीन रंग होते हैं। सफेद भी होता है उदासीन रंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे मोटा ब्रश कौन सा है? तो सबसे मोटा ब्रश जो है वो 6 नंबर का ब्रश है। कौन सा रंग का माध्यम सबसे पारदर्शी होता है? तो वाटर कलर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट कलर होते हैं, पारदर्शी रंग होते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, गर्म रंग कितने होते हैं? तो गर्म रंग जो होते हैं वो 3 होते हैं मुख्य रूप से। गर्म रंग 3 होते हैं, लाल, पीला और नारंगी। एक तो रेड होता है, येलो होता है और ऑरेंज होता है। ये गर्म रंग की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, कमरे की छत के लिए कौन सा आलेखन सबसे उपयुक्त होता है? तो केंद्रीय आलेखन जो है, सेंट्रल डिजाइन जो होता है वो सबसे उपयुक्त माना जाता है कमरे की छत के लिए। आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का हम प्रयोग करते हैं? जाहिर सी बात हम ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करते हैं। आकृतियों की पुनरावृत्ति का मतलब ये है किसी भी शेप या किसी भी आकृति या किसी भी फीकर को दोबारा
कॉपी करने के लिए, इसको जीरोक्स करने के लिए, ट्रेस करने के लिए, तो हम ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग वहां पर करते हैं। अगला प्रश्न है वर्ण का अर्थ क्या है? तो वर्ण का अर्थ होता है रंग। वर्ण को रंग कहते हैं। अगला प्रश्न है बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट की दृष्टि से आलेखन जो है वो 4 प्रकार के माने गए हैं। बनावट की दृष्टि से आलेखन जो है वो 4 प्रकार के माने गए हैं। अब 4 प्रकार में आलेखन कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक आलेखन होता है, प्राकृतिक आलेखन होता है, आलंकारिक आलेखन होता है, ज्यामितीय आलेखन होता है और सूक्ष्म आलेखन होता है। तो प्राकृतिक आलेखन वे आलेखन होते हैं जिसमें नेचर वगैरह दिखाया जाता है। अलंकारिक आलेखन वे आलेखन होते हैं जो बड़े ही रिदमेटिक टाइप के होते हैं, जिसमें अलंकरण होता है। और ज्यामितीय आलेखन वो होते हैं जो जिसमें ज्योमेट्रिकल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और सूक्ष्म आलेखन वो होते हैं जिसमें तीनों का उपयोग करके जो है सूक्ष्म आलेखन, तो जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग प्रैक्टिकली सीखते हैं, वो सूक्ष्म आलेखन का हिस्सा अधिकांशतया माना जाता है। अगला प्रश्न है मूल रंग कौन से होते हैं? तो मूल रंग लाल, नीला और पीला होते हैं। इनका भी एक कोड वर्ड है, आप लोग याद कर लीजिएगा, RBY। रेड, ब्लू और येलो, ये हमेशा याद रखिएगा। और अगर हम ओस्ट वाल्ड्रक चक्र की बात करें तो उसका कोड वर्ड है RBY और G। उसमें 4 रंग हो जाते हैं, 4 कलर्स आ जाते हैं। अगला प्रश्न है तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो 2। अभी मैंने ऊपर एक प्रश्न बताया था जिसका उत्तर हमने दिया था ब्लैक कलर तटस्थ रंग। फिर इनको उदासीन रंग भी कहा जाता है। ठीक है, तटस्थ रंग 2 होते हैं, एक तो ब्लैक होता है और दूसरा काला होता है। ब्लैक ब्लैक होता है, एक एक व्हाइट होता है, सफेद होता है। 2 रंग होते हैं, इनको उदासीन रंग भी कहा जाता है, उदासीन। अच्छा, अगला प्रश्न है हमारा पीला रंग किस श्रेणी में आता है? तो पीला रंग जो है वो अग्रगामी श्रेणी में आता है। अग्रगामी, अग्रगामी का मतलब ये हो गया है जो नेत्रों पर जल्द ही प्रभाव डालते हैं, वे रंग जो है, उस श्रेणी के रंग जो है वो अग्रगामी श्रेणी में आते हैं। तो पीला उनमें से एक है। शीघ्रता से किया गया रेखांकन क्या कहलाता है? तो स्केच कहलाता है। कोई भी रेखांकन जो शीघ्रता से किया जाएगा वो स्केच कहा जाएगा। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग जो है लगाया जाता है? तो पेस्टल रंग जो होते हैं वो बिना ब्रश की सहायता से, क्योंकि वो स्टिक वाले रंग होते हैं। और अलसी का तेल प्रयोग किया जाता है, तो ये जाहिर सी बात है ऑयल कलर में यूज किया जाता है अलसी का तेल। और अगला है ईचल का प्रयोग किया जाता है। तो ईचल का प्रयोग चित्रकारी में किया जाता है, मतलब स्टैंड जिस पे पेंटिंग रखी जाती है और चित्र को बनाया जाता है, पेंट किया जाता है। काला रंग की श्रेणी में आता है। तो काला रंग जो है तटस्थ श्रेणी में। नीला रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो नीले रंग का विरोधी रंग नारंगी है। इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा। और जैसा कि अगला प्रश्न और दिया हुआ है, पीला रंग का विरोधी रंग कौन सा माना जाता है? तो पीले रंग का विरोधी रंग बैंगनी माना जाता है, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसको आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा। यहाँ पे राइट आंसर जो है वो है बैंगनी। इसका राइट आंसर, पीले रंग का विरोधी रंग बैंगनी माना जाता है, नीले रंग का विरोधी रंग नारंगी माना जाता है, और लाल रंग का विरोधी रंग हरा माना जाता है, और काले रंग का विरोधी रंग सफेद माना जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य की रश्मियों में कितने रंग दिखाई पड़ते हैं, या कि कितने रंग दिखाई पाए जाते हैं? तो 7 रंग दिखाई पड़ते हैं, जैसा कि पाए जाते हैं। वे और अभी मैंने बताया भी था। किस रंग में प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक प्रकाश की मात्रा पीले रंग में होती है। और सबसे कम प्रकाश की मात्रा अगर पूछा जाए, सबसे कम प्रकाश की मात्रा किस में होती है? तो वो जो है काला रंग होता है, जिसमें सबसे कम प्रकाश की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा रंग निष्प्रभावी है? तो निष्प्रभावी इसमें से लाल, पीला और नीला, ये तो प्राथमिक रंग है। प्रभावी है स्लेटी रंग है जो निष्प्रभावी है। रौद्र रस का वर्ण निम्न में से कौन सा है? तो रौद्र रस का वर्ण जो है वो लाल है। रेड कलर से हम रौद्र रस को परिभाषित करते हैं। निम्न में से कौन सी पेंसिल हार्ड है? सबसे इसमें हार्ड पेंसिल जो आएगी वो 2H पेंसिल जो है वो सबसे हार्ड मानी जाती है, क्योंकि H सीरीज की जो पेंसिल हैं वो हार्ड की श्रेणी में आती हैं, और जो B सीरीज की पेंसिल हैं वो सॉफ्ट श्रेणी में, सॉफ्ट कैटेगरी में आती हैं। अगला प्रश्न है पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग
मिलेगा। पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो जाहिर सी बात है पीला और नीला रंग बनाने से हरा रंग बनेगा। सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो सफेद रंग का विरोधी रंग काला होता है, अपोजिट। और किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की प्रतीत होती है? किस नंबर से खींची गई लाइन सबसे हल्की प्रतीत होती है? तो 2H जो है इसमें सबसे हल्की प्रतीत होगी, क्योंकि बी सीरीज जो सॉफ्ट सीरीज होती है, सॉफ्ट कैटेगरी के अंतर्गत बी सीरीज आती है, तो इसका मतलब है वो डार्क मोड में भी चलती हैं। और जो एच बी है बहुत ही संतुलित बनेगी, मतलब उससे न लाइट बनेगी न डार्क बनेगी। लेकिन इसमें जो प्रश्न पूछा गया है किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन सबसे हल्की लगेगी, तो हल्की लाइन सबसे 2H वाली ही एच सीरीज की लाइन से ही लगेगी। समांतर रेखा किसे कहते हैं? दो सीधी रेखाएं जो आपस में न मिले वही समांतर रेखाएं हैं। किस नंबर के ब्रश से बारीक लाइन बनाते हैं? जाहिर सी बात है 0 नंबर के ब्रश का हम प्रयोग करते हैं बारीक लाइन बनाने के लिए। सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग लगता है, कैसा लगता है? क्षितिज का रंग जो है वो लाल लगता है। मोनोक्रोमेटिक रंग योजना में कितने रंगों का प्रयोग? मोनो का मतलब ही होता है, मोनो वर्ड का यूज ही हमेशा जो है सिंगल के लिए किया जाता है, तो मतलब जाहिर सी बात है इसमें एक रंग का प्रयोग किया जाता है। और पॉली वर्ड का यूज हमेशा जो है वो एक से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है? तो फर्श के मध्य भाग हेतु वृत्ताकार आलेखन सबसे उपयुक्त माना जाता है। कपड़े पर रंगाई पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो एक्रेलिक कलर है इसके लिए सबसे जो सर्वाधिक उपयुक्त होता है। स्लेटी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? स्लेटी रंग जाहिर सी बात है काला और सफेद के मिश्रण से बनता है, काला और ब्लैक एंड व्हाइट। अगला है ओस्टवाल्ड संबंधित है, तो ओस्टवाल्ड संबंधित जो हैं ये रंगों से संबंधित हैं, जैसा कि अभी हमने बताया था। इन्होंने ओस्टवाल्ड कलर थियरी दी थी जिसमें इन्होंने 4 रंग बताए थे, 4 कलर बताए थे, RBY और ग्रीन, रेड ब्लू येलो और ग्रीन। 1953 में विल्हेम फ्रेडरिक ओस्टवाल्ड इनका पूरा नाम है। 1953 में इनका जन्म हुआ था जर्मनी में, वो भी। ये एक साइंटिस्ट थे। और अगला प्रश्न है लाल और हरा रंग है, तो लाल और हरा रंग जो है वो विरोधी रंग है एक। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज बहुवर्णीय है जिसमें 3 रंगों का प्रयोग किया गया है, केसरिया, सफेद और हरा, और नीले रंग का चक्र बना हुआ है। अगला प्रश्न है एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है वो संयोजन है। अच्छा संयोजन ही अच्छे चित्र को प्रभावी बनाता है। निम्न में से कौन सी लयात्मक रेखा है? तो सरल रेखा, सॉरी, वक्र रेखा। वक्र रेखा जो है वो लयात्मक दिखेगी। चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? तो चित्र में गहरा रंग ये सभी अंधेरा के लिए भी होता है, अंधेरा भी दर्शाता है, काली घटा भी दर्शाता है और घनत्व भी दर्शाता है। डेंसिटी भी इसी से क्लियर होती है। अगला प्रश्न है उस कलात्मक शैली को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई सुंदर आकृति बनाई जा सके? तो वो आलेखन कला, उसे एक आलेखन कहा जाता है जिससे कोई सुंदर आकृति बनाई जा सके। अगला प्रश्न है आलेखन के लिए कौन सी अनिवार्य शर्त मानी जाती है? आलेखन के लिए सबसे अनिवार्य शर्त क्या है? ये सभी हैं, व्यवस्थित भी होना चाहिए, लयपूर्ण भी होना चाहिए और आकर्षक भी होना चाहिए। फूल पत्तियों और कलियों के संयोजन से बने आलेखन को क्या कहते हैं? तो फूल पत्तियों और कलियों के संयोजन से बने आलेखन को प्राकृतिक आलेखन की श्रेणी में रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आलेखन का गुण नहीं है? तो सारणी बनाना सूक्ष्म आलेखन का गुण नहीं कहलाता। संतुलन का होना चाहिए, सजावट होना चाहिए, किसी विशेष रूप का समावेश भी होना चाहिए सूक्ष्म आलेखन में। निम्नलिखित में से कौन आलेखन के प्रकार हैं? तो देखिए प्राकृतिक, ज्यामितीय, अलंकारिक, ये सभी जो है आलेखन के प्रकार हैं। निम्नलिखित में से कौन से आलेखन के तत्व हैं? तो तत्व में भी ये सभी हैं। लयात्मकता भी होनी चाहिए, रूप प्रभाविता होनी चाहिए, संतुलन होना चाहिए। कौन सा आकार आलेखन कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है? तो देखिए इसमें कोण जो है वो आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। त्रिभुज और आयत और वृत्त ये तीनों आलेखन के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। आलेखन में चित्रण करते समय किन सावधानियों का विशेष ध्यान देना चाहिए? तो उपरोक्त सभी सभी सावधानियों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। देश में प्रकृति चित्रण का सजीव रूप कहाँ के कलाकारों की साधना के रूप में रहा है? सबसे ज्यादा प्रकृति चित्रण
बंगाल के कलाकारों ने किया है। वातावरणीय परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तुओं का रंग कैसा होना चाहिए? तो निकट की जो वस्तुएं हैं हमेशा उनका रंग चटक एवं स्पष्ट माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण में दूर की वस्तुओं के को किस प्रकार जो है परिभाषित किया जाता है, इंगित किया जाता है? तो धुंधला एवं अस्पष्ट जो दूर की वस्तुएं रहती हैं डिस्टेंस मोड पे, उनको थोड़ा धुंधला डल बनाया जाता है और उतनी क्लैरिटी नहीं रहती है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में मुख्य रूप से किसे शामिल किया जाता है? तो आकाश, मैदान, नदी व पहाड़, ये सभी रहते हैं उसमें शामिल लैंडस्केप में। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में जल रंग प्रायः किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो जल रंग प्रायः हमेशा हल्के एवं पतले प्रयोग किए जाते हैं। प्राकृतिक चित्रण में आकाश के ऊपरी भाग को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो आकाश के ऊपरी भाग को नीले रंग से प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है, आकाश में बादलों का प्रभाव दिखाने के लिए कुछ भाग को रंगा जाता है अथवा बिना रंगे छोड़ दिया जाता है। बिना रंगे छोड़ दिया जाता है। इसमें देखिए वैसे तो नीला होना चाहिए जिससे हम बनाते हैं, और वैसे इसमें जो इसके प्रश्न पूछने का जो लॉजिक है वो ये है कि कौन सा मीडियम है जिसमें ऐसा करते हैं, तो वो है वाटर कलर। वाटर कलर करते टाइम जो है हम क्या करते हैं कि हम जहाँ पे वाइट दिखाना होता है तो हम उसको जो है छोड़ देते हैं, थोड़ा उस पेपर को छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है कि दृश्य चित्रण में क्षितिज के पास मैदानों का रंग किस प्रकार का होता है? तो सेब ग्रीन होता है इसमें। ठीक है, मैदानों के चित्रण में किनारों पर किसके मिश्रण का प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो इसमें जो है ये सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उसमें क्रिम्सन का भी प्रयोग किया जाता है, बर्नस्टाइना भी होता है, वेरिडियन ग्रीन भी होता है। अगला प्रश्न है, मैदानों के रास्ते और पगडंडियों को सामान्यतः किस रंग से दर्शाया जाता है? तो पीले रंग से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, पानी वाले क्षेत्र के दूर वाले भाग को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है कोबाल्ट ब्लू का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट ब्लू का प्रयोग इसमें होता है। आकाश में प्रकाश की बहुलता को दर्शाने के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता है। संध्या काल में आकाश के रंग अधिक चटकीले होते हैं, जिसमें किस रंग का आभास होता है? तो ये सभी होते हैं। शाम के समय में नारंगी भी होता है, लाल भी होता है, पीला भी होता है। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने न्यून कोण हो सकते हैं? 3 ही हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? तो एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग जो है वो 360 होता है, क्योंकि एक अगर वर्ग बना हुआ है तो एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग जो है वो 360 होता है, क्योंकि एक एक कोण का योग ही 90 अंश होता है। तो इन चारों को अगर हम ऐड करेंगे तो इक्वल में 360 आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सरल कोण है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। निम्न में से कौन सा सरल कोण है? तो 180 अंश जो है वो सरल कोण की श्रेणी में आता है, और 90 अंश को हम समकोण कहते हैं। 90 अंश को ये समकोण कहा जाता है, इसको समकोण कहा जाता है, और ये संपूर्ण कोण होता है। और ये जो आता है ये अधिक कोण की श्रेणी में आता है, क्योंकि अधिक कोण जो है वो 90 से लेकर 180 अंश के बीच के जो होते हैं वो अधिक कोण की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज में कितने अधिक कोण संभव हैं? तो किसी त्रिभुज में 3 ही अधिक कोण संभव हैं। किस किस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं? समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है? तो सामान्य जो है कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा होती है? तो HB से सामान्य खींची जाएगी, और अगर हम H से माने, H सीरीज जैसा कि मैंने बताया था हार्ड, तो इससे बहुत ही लाइट वे में खींचेगी, और 2H से इससे थोड़ा जो है ठीक रहेगा, और B सीरीज होती है सॉफ्ट के लिए, जिससे जो है डार्क मोड में हम खींचते हैं। तो HB जो है, HB ऑप्शन, उससे सामान्य जो है लाइन खींची जा सकती है। यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा कैसा होगा? तो दूसरा सिरा भी वृत्ताकार होगा। एक वृत्त में अधिकतम कितने केंद्र हो सकते हैं? एक एक चांदे में कितने अंश होते हैं? 180 अंश होते हैं। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो 90 अंश का होता है। एक वर्ग
ऐसे बनता है और इसका जो एक कोण आता है वो 90 अंश का होता है। चारों कोणों का योग 360 के इक्वल होता है। अगला प्रश्न है, वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? वर्ग की चारों भुजाओं की जो नाप होती है, चारों भुजाएं जाहिर सी बात है बराबर होती हैं। इसमें 1 मीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। किसी आयत की दो संलग्न भुजाओं के मध्य कोण होता है तो 90 अंश होता है। मान लीजिए ये आयत बना हुआ है तो इसकी जो संलग्न भुजाओं के मध्य जो कोण बनेगा वो 90 का ही बनेगा। ठीक है, 90 का ही बनेगा। अगला है, त्रिज्या किस में पाई जाती है? तो त्रिज्या जो है वो वृत्त में पाई जाती है। त्रिज्या और व्यास जो है, एक घन में कितने फलक होते हैं? एक घन में फलक होते हैं 6। अगर हम बात करें कि एक घन में फलक कितने होते हैं तो 6 होते हैं, और दिखाई कितने पड़ते हैं तो 3 जो है दिखाई पड़ते हैं। अगला है, समकोण कितने अंश का होता है? समकोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। अब इसमें 120 जो दिया हुआ है ये है अधिक कोण का हिस्सा, 180 सरल कोण और 360 संपूर्ण कोण। समकोण 90 अंश। 180 अंश के कोण को क्या कहा जाता है? तो 180 अंश के कोण को कहा जाता है सरल कोण। ठीक है। न्यून कोण जो अधिक कोण जो है वो 90 से लेकर 180 अंश के बीच में अधिक कोण हो जाता है। न्यून कोण 0 से लेकर और 90 अंश के बीच में न्यून कोण कहा जाता है। समबाहु कोण 60 अंश के इक्वल होता है। मानव मस्तिष्क में आसपास की वस्तुओं की संरचना का सुरक्षित रहना क्या कहलाता है? तो स्मृति भंडारण जो है कहलाता है। स्मृति भंडारण के कारण क्या संभव होता है? स्मृति भंडारण के कारण जो है उपरोक्त सभी, यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी चीजें संभव होती हैं। अगला प्रश्न है, किसी अनुभूतित वस्तुओं का चित्रण करना सामान्यतः क्या कहलाता है? अनुभूतित वस्तुओं का चित्रण करना स्मृति चित्रण, जिसको याद करके अनुभूत करके व्यक्त किया जाए उसको स्मृति चित्रण, मेमोरी ड्राइंग के अंतर्गत रखा जाता है। अगला है, चित्रण को प्रभावी बनाने में किसका विशेष योगदान है? तो चित्रण को प्रभावी बनाने में ये सभी, छाया का, प्रकाश का, पेंसिल का, इन सभी का विशेष योगदान होता है। अगला है, नेत्र दशा के अंतर्गत दूर की वस्तुएं कैसी नजर आती हैं? दूर की वस्तुएं छोटी नजर आती हैं और पास की वस्तुएं जो होती हैं वो बड़ी नजर आती हैं। निम्न में से कौन सा बेलनाकार आकृति का चित्रण है? तो इसमें से जो है सिलेंडर है, ये बेलनाकार आकृति का चित्रण है। प्राकृतिक दृश्य होते हैं तो काल्पनिक, आभासी और वास्तविक ये सभी होते हैं। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में सबसे पहले प्रयोग किया जाता है हल्के रंगों का, सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में सबसे अंत में प्रयोग किया जाता है तो जो है गहरे रंगों का प्रयोग किया जाता है। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस 9 प्रकार के होते हैं। और जो है सबसे पहले भरत मुनि ने जो है अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में, पोएटिक्स में 8 रसों की इन्होंने व्याख्या की है। लेकिन 9वां रस बाद में अभिनव गुप्त ने 9वां रस, वो भी शांत रस, इसमें जोड़ा था। तो कुल मिला के 9 रस हैं। कोलाज चित्र किसे कहते हैं? तो कोलाज कागज की कतरन होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। भयानक रस का भय होता है और हास्य रस का हास्य होता है और करुण रस का शोक होता है स्थायी भाव। दृश्य कला के अंतर्गत आती है तो दृश्य कला के अंतर्गत चित्रकला आती है। दृश्य कला के अंतर्गत इसमें जो है वो चित्रकला का पार्ट आता है, चित्रकला आती है। अगला प्रश्न है, रेड ऑक्साइड मेल खाता है? तो रेड ऑक्साइड जो है भारतीय लाल रंग से मेल खाता है। अगला प्रश्न है, चित्रकला क्या है? जो चित्रकला जो है वो 2 आयामी मानी जाती है, L/B। अगला प्रश्न है, किस रंग में कंपन गति सबसे अधिक होती है? तो कंपन गति जो है सबसे अधिक जो होती है वो बैंगनी में होती है। और सबसे कम कंपन गति की बात करी जाए अगर, सबसे कम, तो वो लाल में होती है। और यही वहां पे जस्ट अपोजिट, अगर अगर हम प्रश्न तरंग दैर्घ्य के बारे में बात करें, तरंग दैर्घ्य के बारे में बात करें तो सबसे अधिक जो होती है वो लाल में होती है और सबसे कम जो होती है वो बैंगनी में होती है, बैंगनी रंग में होती है। नारंगी रंग
किसको प्रकट करता है? नारंगी रंग ज्ञान को प्रकट करता है, ज्ञान का प्रतीक है। रंगत के हल्केपन व गहरेपन को क्या कहते हैं? तो संगति कहते हैं। अगला प्रश्न है, काला रंग किस श्रेणी में आता है? तो काला रंग तटस्थ श्रेणी में आता है, उदासीन रंग भी होता है। दो वर्णों को मिश्रित जो है प्राप्त वर्ण क्या कहलाता है? तो दो वर्णों के मिश्रण से जो है वो द्वितीयक रंग, सेकेंडरी कलर बनाए जाते हैं प्राथमिक रंग के मिश्रण से। अगला है, ईजल का प्रयोग किसमें होता है? ईजल का प्रयोग जो है वो चित्रकला में किया जाता है। किस रंग में प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पीले रंग में प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है, और सबसे कम जो होती है वो ब्लैक, प्रकाश की मात्रा सबसे कम होती है वो काले रंग में होती है। अगला प्रश्न है, रौद्र रस को किस वर्ण द्वारा दर्शाया जाता है? तो लाल के द्वारा दर्शाया जाता है रौद्र को। क्षेत्रफल को किस इकाई में लिखा जाता है? तो वर्ग मीटर में क्षेत्रफल को लिखा जाता है। कलाकृतियों की रचना के लिए अंगों का माप व मापदंड की शास्त्रीय परंपरा को क्या कहा जाता है? तो उसको प्रमाण कहा जाता है। अगला है, अनेक रंगों के प्रयोग से बनाए गए अनेक रंगों के प्रयोग से बनाए गए चित्र को क्या कहते हैं? तो पॉलीक्रोम कहते हैं। मोनोक्रोम वो होता है जो एक रंग से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आलेख्य किसे कहते हैं? तो आलेख्य जो है वो चित्रण से संबंधित है। अमूर्त चित्रण से क्या तात्पर्य है? तो प्रतीकात्मक चित्रण ही अमूर्त चित्रण के अंतर्गत आता है। रंगों के सम्मिश्रण को षडांग में किस नाम से जाना जाता है? तो ये वर्णिका भंग कहलाता है। रंगों का जो सम्मिश्रण होता है, रंगों का जो मेल होता है, विभिन्न रंगों का प्रयोग बताया गया है, वो वर्णिका भंग उसे कहा जाता है। लावण्य का मतलब है सुंदर, ब्यूटी से इसका सौंदर्य से संबंध है। रूप भेद का मतलब है विभिन्न प्रकार के फॉर्म्स, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट फिगर्स यूज करते हैं, उसको जो हम सीखते हैं वो रूप भेद के अंतर्गत सीखते हैं। प्रमाण मतलब मेजरमेंट लेते हैं एनाटॉमी वगैरह का, वो प्रमाण से संबंधित इसमें है। अगला है, वर्ण का मुख्य कार्य क्या है? तो वर्ण का मुख्य जो कार्य है वो है समरूपता, संगति। अगला है, चित्त में प्राण आता है। चित्त में प्राण आता है उक्त सभी से। अगर ये चीज यहाँ पर समझ लेते हैं, अगर यहाँ पर ऑप्शन में उक्त सभी नहीं दिया होता है, उस कंडीशन में चित्त में प्राण आता है, राइट आंसर हो जाएगा लय। लेकिन चूंकि राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे सही यही माना जाएगा, उक्त सभी से, क्योंकि चित्त में प्राण आता है, रंग भी चाहिए और रेखा भी आवश्यक है और लय भी आवश्यक, रिदम भी आवश्यक है। आकृतियों से स्पष्ट होता है, आकृतियों से स्पष्ट होता है, लय भाव रूप ये सभी आकृतियों से स्पष्ट होते हैं। घन में कितने आयाम होते हैं? घन में आयाम होते हैं 3, L इंटू बी इंटू एच। अगला प्रश्न है, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिला? तो कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है हमको ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, और यजुर्वेद और सामवेद सबसे पहला वेद है, और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद माना जाता है। सबसे छोटा वेद अथर्ववेद ही रहता है। और भारतीय चित्रकला की विशेषता है, भारतीय चित्रकला की विशेषता जो है वो रेखा प्रधानता ही भारतीय चित्रकला की भारतीय चित्रकला में रेखा को प्रधान माना गया है। कामसूत्र ग्रंथ में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो 64 कलाओं का उल्लेख है। कामसूत्र ग्रंथ जो है वो वात्स्यायन ने लिखा। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है कामसूत्र, जिसमें 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। ललित कला के अंतर्गत नहीं आती है, तो ललित कला के अंतर्गत पुस्तक कला नहीं आती है। तीक्ष्ण कोण बनाने वाली रेखाएं क्या प्रकट करती हैं? व्याकुलता प्रकट करती हैं। जनसाधारण विषयों से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? जेनर जेनर चित्र कहते हैं। और जनसाधारण के जो चित्र बने हुए हैं, जेनर पेंटिंग के जो चित्र बने हुए हैं, वो पटना शैली या इसको कहते हैं कंपनी शैली, इसमें अधिकांशतः बने हुए हैं, जिनमें जनसाधारण से संबंधित चित्रों का बखूबी चित्रांकन किया गया है। स्याह कलम की शुरुआत शाहजहां के टाइम में हुई थी, शाहजहां के समय में हुई थी स्याह कलम, जिसमें स्याह कलम का मतलब है जिसमें काली स्याही से चित्र बनाए जाते थे। व्यक्ति चित्रण सर्वाधिक और सुंदर जो हुआ है वो जहांगीर के टाइम पीरियड में हुआ था, हालांकि व्यक्ति चित्रण की शुरुआत जो हो गई थी वो अकबर के समय से हो गई थी। फिटका चित्र जो है वो कंपनी शैली के और पटना शैली के अंतर्गत ही बनाए जाते हैं। इनको फुटकर फुटकर जो चित्र होते थे वो फिटका जो है शैली के अंतर्गत
आते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर जनसाधारण विषयों से संबंधित चित्रों को क्या कहा जाता है, तो जेनर चित्र इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, तैल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ये बाटिक आर्ट इसको कहते हैं, जिसमें तैल रंगों के ऑयल कलर के साथ है जो है मोम का भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा करना क्या कहलाता है, तो आला प्राइमा है, इसको आला प्राइमा कहा जाता है। कौन सा तत्व तो षडांग नहीं है, तो जो संतुलन है ये षडांग का हिस्सा नहीं है, षडांग 6 होते हैं। रूप भेद, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग। रूप भेद, सादृश्य, वर्णिका भंग, लावण्य योजना, भाव और प्रमाण, ये 6 होते हैं, इनको षडांग कहा जाता है। अगला जो है जिनका जिनका जिक्र जो है इन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने भी अपनी बुक 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग्स में कर रखा है। किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को श्वेत छोड़ देते हैं, तो वाटर कलर को श्वेत छोड़ देते हैं। घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आती हैं, सेब नहीं आता है घनाकृतियों के अंतर्गत। दर्शक को एक घन में कितने तल दिखाई पड़ते हैं, दर्शक को एक घन घन में जो है 3 तल दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतराल क्या है, तो उपरोक्त सभी इसमें सही है। वर्ण के गुण हैं, तो वर्ण के गुण जो है वो उपरोक्त तीनों हैं। शीत वर्ण क्या है, सुशीत वर्ण इसमें से हरा है। तान के मुख्य भेद हैं, इसमें भी उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं, तो ये विरोधी रंग कहलाते हैं। चित्रण की विधि कहलाती है तकनीक, टेक्निक कहा जाता है उसे। जल रंग मिलते हैं, तीनों फॉर्म में वाटर कलर मिल जाते हैं मार्केट में। और अगला है, तीव्र प्रकाश को कहते हैं, तो तीव्र प्रकाश को कहा जाता है हाईलाइट। बिना तुलिका की सहायता से पेस्टल रंगों का प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रकार पोत का नहीं है, तो अनुकृत, सृजित और कल्पित। सांकेतिक नहीं है, ये तीनों जो है पोत के तीनों प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है, रूप, भाव, वर्ण और चित्रकार। चित्रकार जो है वो इसमें से अलग है। अगला प्रश्न है, चित्र में रेखा क्या है, आकृति को रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है, चित्र को उभारती है, उक्त सभी राइट आंसर है। चित्र रचना का मूल तत्व है रेखा। रेखा जो है वो चित्र रचना का मूल तत्व मानी जाती है। प्रत्यक्ष वस्तु, प्राणी व समरूपता कहलाती है। सादृश्य, सादृश्य का अर्थ ही यही होता है जो सामने से जैसा दिख रहा है मूल रूप में। तो प्रभाविता मतलब जिससे प्रभाव पड़ता है। लावण्य मतलब ब्यूटी, लावण्य योजना का मतलब है सौंदर्य। और प्रमाण का मतलब है मेजरमेंट, जिसमें एनाटॉमी वगैरह हम फिगर या एनाटॉमी इसका मेजरमेंट हम करते हैं। तो ये थे हमारे फंडामेंटल ऑफ आर्ट से रिलेटेड 150 प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आप सभी को बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लगा होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग इन प्रश्न उत्तर को बहुत अच्छे से समझेंगे और अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे से इनको अटेम्प्ट करेंगे। और अधिक से अधिक इसको जो है आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में